हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो आ गया हूँ आप लोग के लेके एक नया वीडियो। ये लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे हमारे पास जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन जो थे वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू अपना अपना काम करते हैं। हमने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में देखा था कैसे उसमें हाई प्रोटीन लगता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट है, जिन वीडियो बच्चों ने दोस्तों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, ये मैं लास्ट टॉपिक था। मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं उसी वीडियो के टॉपिक में लेके आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। जब भी कोई वर्क करते हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन आपके बैंड अप होते हैं, तो उसमें बैंड होने के लिए एटीपी लगता है। तो जितना हाई एनर्जी फॉस्फेट है वो आता कहाँ से, क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके आने के, वो सभी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता आपने मेरी पहले वीडियो सब देख रखी होंगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और जितना हो सके लोगों में बांट फैला दीजिए, जिससे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका एनर्जेटिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैसी क्या मसल सॉरी तो गले में सुआज मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैसे कैसी एनर्जी हमें लगती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं इसी से अपना। देखिए, तो एटीपी जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो हमारा एटीपी है ना वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एटीपी इतना अच्छा सोर्स एनर्जी का, मतलब एटीपी हमारी बॉडी में रहेगा ना तो हमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। तो एटीपी जो है ना वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो मस्ट एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एटीपी चाहिए ही चाहिए। तो जानते हैं हम लोग कि एटीपी का सोर्स क्या है, हमारी बॉडी में एटीपी आता कहाँ से। सबसे पहले जो है मेरा फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्रिएटिन फॉस्फेट। किस चीज़ का आपका फर्स्ट टॉपिक, क्रिएटिन फॉस्फेट का। अब ये क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है हम जानते हैं इसके बारे में। अब आपका क्रिएटिन, आपने क्रिएटिन जो वर्ड है बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा और नहीं भी सुन रखा होगा। मतलब मैं इतना उम्मीद करता हूँ जो लोग मतलब आजकल शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो जिम्स की वीडियो आती है उसमें क्रिएटिन क्रिएटिन क्रिएटिन, जो लोग जिम करते हैं उसमें क्रिएटिन आपका वर्ड आपने सुन रखा और नहीं सुना होगा तो डेली लाइफ में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो क्या ही कह सकते हैं, नहीं सुना आप लोगों ने वर्ड। तो जो क्रिएटिन होता है ना, तो यहाँ पे जो क्रिएटिन है ना वो बहुत अच्छा काम करता है। अब वो क्या काम करता है जानते हैं जरा हम। तो यहाँ पे लिख रखा है आपका हेयर हेयर एडीपी। एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट। आपको मैंने लास्ट में बताया था आपको मैंने कि जब एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये ब्रेकडाउन होने के बाद आपका एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट में टूटता है और इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होता है जो कि बहुत हाई एनर्जी लेकर रिलीज होता है। तो ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे एडीपी क्या आपका एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट और एटीपी एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो आपको जो एडीपी और सीपी मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट, ये दोनों के दोनों कपल रिएक्शंस हो करते हैं। कपल, आप कपल के नाम सुनते आप में आएगा, एक मेल और एक फीमेल दोनों आपस में मिले जुले काम करते हैं। तो एक काम हेल्प करेगा दूसरे काम में और दूसरा क्या हेल्प करेगा उसके काम में, तो दोनों ने एक काम में हेल्प करते हैं, कपल रिएक्शंस हो करते हैं। अब रिएक्शन होते क्या ये भी जानते हैं जरा हम। अब इसमें देख रखा है आपका यहाँ पे दे रखा है एटीपी प्लस क्रिएटिन। जब एटीपी और क्रिएटिन मिलते हैं तो एटीपी जो एनर्जी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाती है। इसमें एडीपी प्लस आईपी में जो हमारा एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट है वो ब्रेकडाउन होने के बाद एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता है और जो क्रिएटिन है वो एज इट इज आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे जो आपका क्रिएटिन प्रेजेंट रहता है, अब क्या होता है ये जो क्रिएटिन होता है ये इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेता है और खुद क्रिएटिन फॉस्फेट बना लेता है। क्या हुआ, एटीपी टूटा आपका, एडीपी और आईपी में क्रिएटिन प्रेजेंट था। अब ये क्रिएटिन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिले और दोनों ने अगर क्रिएटिन फॉस्फेट का निर्माण कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया और एडीपी को एसिडिटाइज कर दिया। अब क्या होता है ये दोनों ही जो आपका एडीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट है ये दोनों फर्दर रिएक्शन करते हैं और एटीपी और क्रिएटिन बना लेते हैं, दोबारा एटीपी बन जाता है। मतलब कहा जाए स्टार्टिंग में भी एटीपी था प्रेजेंट था आपके पास, फिर एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर एनर्जी का काम भी हो गया। एनर्जी रिलीज होने के बाद अगेन दोबारा से इन्होंने एटीपी बना लिया। तो बहुत अच्छी बात है ना कि एटीपी था, क्रिएटिन ऐड हुआ, हमारा एनर्जी रिलीज भी होगी, हमें एनर्जी मिल गई, उसके बाद क्रिएटिन ऐसा काम करा, दोबारा एटीपी बन गया। तो दोनों ने मिली जुली काम करा है। अब यहाँ पे देखो ये
ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है आपका जो डायग्राम बना रखा है मैंने इधर, यहाँ पे ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो क्रिएटिन प्रोटीन था और एडीपी था। अब क्रिएटिन फॉस्फेट में जो आपका फॉस्फेट था उसे यहाँ पे इसने रिलीज करने के बाद एक क्रिएटिन बन गया, और उस फॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ने लिया और वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो दोनों ने अपना काम कर लिया, क्रिएटिन फॉस्फेट ने फॉस्फेट रिलीज करा, क्रिएटिन बन गया, और वही फॉस्फेट एडीपी ले लिया, वो एटीपी बन गया। यहाँ पे दोनों ने क्या हुआ कि एक हाथ ले ये काम करो, कपल की तरह इन्होंने काम करा। तो फिर क्या दोबारा समझते हैं, एटीपी क्रिएटिन थे, एटीपी टूटा आपका, एडीपी और आईपी में क्रिएटिन एसिडिटीज था, फिर आईपी और क्रिएटिन मिलकर दोनों ने बॉन्ड बनाया, इसमें एडीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट बने, फिर इन्होंने रिएक्शन करा, अगेन एटीपी बन गए। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में था एटीपी क्रिएटिन, जो हमारा स्टार्टिंग में था, वो काम करने के बाद एनर्जी रिलीज होने के बाद फर्दर हमें एटीपी और क्रिएटिन मिल गया, तो इसे कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। तो क्रिएटिन फॉस्फेट ऐसे यूज़ करके हाई एनर्जी फॉस्फेट का रिलीज करता है और कंजप्शन करता है। और एक कपल रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ये तो हो गया पहली चीज़ आपकी। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारे पास एन एरोबिक पाथवे। क्या होता है एन एरोबिक पाथवे? अब ये जी एन एरोबिक पाथवे क्या होता है ये भी समझते हैं ज़रा ध्यान से। अब आपको पहला वर्ड दे रखा है इसके अंदर एन एरोबिक। क्या वर्ड है आपका एन एरोबिक? ये जो एन एरोबिक का मीन्स होता है, जो आपके ये एन एरोबिक का मतलब होता है, आपका लिख रखा है मैंने, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन एरोबिक मतलब होता है आपका इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ भी काम करा जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस हो, ऑक्सीजन परसेंट ना हो, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते देखते हैं। अब इसमें ये जो हमारा ये है ब्लड ग्लूकोज और मसल ग्लूकोज है, ये हमारे सोर्स है। क्या है ये? सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स है। तो ब्लड ग्लूकोज और मसल ग्लाइकोजन ये दोनों के दोनों आते हैं, और ये दोनों ही आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जो आपका ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस करता है। जो ग्लूकोज होता है वो करता है ग्लाइकोलाइसिस करता है। अभी ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और 2 आपका पायरुवेट या पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसमें एनएरोब कंडीशन थी, इसके कारण क्या होता है आपका एटीपी तो एसिड रहता है, मगर जो पायरुवेट होता है वो फर्दर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो जब एनएरोबिक कंडीशन होती है तो उसमें जो एक ग्लूकोज होता है वो 2 एटीपी और 1 लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। दोबारा समझते हैं यहाँ पे इन टॉपिक्स को। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज था और मसल ग्लाइकोजन था वो दोनों कन्वर्ट हुए किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद आपके ग्लूकोज ने क्या करा? ग्लाइकोलाइसिस करा। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उसने 2 एटीपी प्रोड्यूस करे और 2 आपका पायरुवेट भी प्रोड्यूस करा। 2 आपके एटीपी एसिड्स रह गए। अब ऑक्सीजन की अब्सेंस थी तो आपका जो पायरुविक एसिड था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या हुआ आपके एक ग्लूकोज ने 2 एटीपी प्रोड्यूस करे और 1 लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करा। ये आपका था एनएरोब पाथवे। तो इसमें भी क्या हुआ आपके एक ग्लूकोज से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए। यहाँ भी हाई एनर्जी फॉस्फेट का रिलीज हुआ। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया आपके। पहला कहाँ से था? क्रिएटिन फॉस्फेट से। सेकंड कहाँ से था आपका? एनएरोबिक पाथवे से। एंड थर्ड मार्क्स कहाँ से होगा? एरोबिक पाथवे थे। चलो फिर देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? एरोबिक पाथवे। अब एरोबिक पाथवे में क्या है? सेम यहाँ पे भी ये आपके तीनों सोर्स है, ब्लड ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, फैटी एसिड। ये तीनों के तीनों आपके कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरोबिक दे रखा है। एरोबिक, एन एरोबिक का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मगर जबकि आपका एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोब जो भी काम करता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में करता है, मगर जो एरोबिक होता है वो जो भी काम करता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है। ऑक्सीजन होगा तो काम करेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो एनारोब काम कर लेगा वो। ठीक है, अब एरोबिक जो काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, जिसमें क्या होगा? उसका ऑक्सीजन की नीड होगी। अब जबकि तीनों ग्लूकोज या पायरुविक एसिड, फैटी एसिड है, ये जब आपके लगेंगे, जब ये इसमें जाके सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे ढेरों सारी एटीपी प्रोड्यूस होती है।
यदि काउंट करा जाए तो 32 ATP प्रोड्यूस होती है आपकी, और हीट निकलता है, CO2 निकलते हैं और वाटर निकलता है। क्या क्या निकला? ATP निकली, हीट निकला, CO2 निकला और वाटर निकला। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इसमें रिलीज हुआ। अब ये तो हो गया, तो इसमें क्या हुआ, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 32 ATP, कितने 32 ATP, नाम दे, नंबर ध्यान रखना आप लोग। एक ग्लूकोज से 32 ATP रिलीज हुए और हीट रिलीज हुआ। तो मतलब जब हम एरोबिक कंडीशन में जो हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, एरोबिक कंडीशन हमारी रहेगी तो हीट रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, वाटर पसीने मतलब CO2 होगा हमारा रिलीज कर देंगे, वाटर जो होगा स्वेट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, हीट हमारी बॉडी से हीट जनरेट होगी और ATP एनर्जी मिल जाएगी हम लोगों को। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एरोबिक पाथवेज। तो अब तीनों को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट वाले में आपका था क्रिएटिन फॉस्फेट, जिसमें क्या हुआ आपका ATP, एक ATP से एक ही ATP का प्रोडक्शन हुआ। सेकेंड वाले में क्या था आपका एन एरोबिक कंडीशन था, जिसमें एक ग्लूकोज से 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ। थर्ड आपका था इसके अंदर एरोबिक, एरोबिक वाले में क्या हुआ, एक ग्लूकोज से 32 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, हीट प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ और आपका CO2 प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे किस में थे, एरोबिक कंडीशन में। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किस में आपका हुआ, एरोबिक कंडीशन में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पॉइंट टॉपिक के समझ में आ गए होंगे जो मैंने बताया आपको। पहला था क्रिएटिन फॉस्फेट, सेकंड एनाएरोबिक पाथवेज एंड थर्ड एरोबिक। क्रिएटिन में आपका एक ATP प्रोड्यूस हो जाएगा, एरोबिक एनाएरोबिक में आपका 2 प्रोड्यूस होगा और जबकि आपका एरोबिक में 32 प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे आपकी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा और इस वाले में आपको वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 मिलेंगे, CO2 और आपको हीट मिलेगा। क्या मिलेगा इसके अंदर, हीट भी आपको इंक्लूड कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारा टॉपिक है एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट बहुत ही ईजी है, ये आपने क्लास 8th 9th में इसको स्टडी करा होगा। तो स्टार्ट करते अपने टॉपिक दोबारा से हम लोग। एमीबॉयड मूवमेंट क्या है, ये एमीबॉयड मूवमेंट। अब जो एमीबॉयड मूवमेंट है, स्टार्टिंग में जो वर्ड हमारा एमीबॉयड, ये वर्ड हमारा एमीबा से लेके बना हुआ है। कहाँ से है वर्ड है हमारा, एमीबा। आप सभी ने एमीबा का नाम सुना होगा, एमोइबा बोलते हैं कोई बच्चे, कुछ बच्चे एमीबा बोलते हैं। सभी ने क्या होगा, इन्होंने नाम सुना होगा एमीबा का, एमोइबा का। अब ये एमीबॉयड मूवमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी जान लेते हैं हम लोग। एमीबॉयड मूवमेंट is a most बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट। जो एमीबॉयड मूवमेंट होता है हमारा बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। सिंपल से कहा जब से बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट हमारा एमीबॉयड मूवमेंट ही होता है, पहला चीज़। दूसरा, इट रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ सम प्रोटिस्ट या फिर स्लाइम मोल्ड एटसेट्रा। अब जो एमीबॉयड मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट में होते हैं और कुछ आपके स्लाइम मोल्ड में होते हैं। ये तो होगी बाकी बात, मगर जो हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल के अंदर ये क्या करता है, ये क्राउलिंग मूवमेंट शो करता है। अब क्राउलिंग मूवमेंट क्या होता है, आपने सुना होगा बच्चे क्राउल करते हैं, घुटवन चलते हैं। तो क्राउल मूवमेंट क्या होता है कि बच्चे आपके घुटवन चल रहे हैं। एनिमल में कहाँ होगा, आपकी लीवर सेल्स में होता है। एनिमल में कहाँ होगा, आपके एनिमल सेल में आपके लीवर सेल में होगा। और आपके जो एग सेल्स होते हैं वहाँ पे मूवमेंट शो करेंगे इधर ये, और बाकी भी मूवमेंट शो करते हैं। तो बाकी में प्रोटिस्ट रैमल्स में होता है, एनिमल सेल्स के अंदर वो क्राउलिंग मूवमेंट शो करते हैं, हमारी क्राउलिंग मूवमेंट शो करते हैं। अब जब देख रहे डायग्राम इसका अमीबा का डायग्राम कैसा है, ये आपका अमीबा का डायग्राम है। अमीबा के अंदर एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है फिर बड़ा आता है, सिकुड़ जाता है बड़ा होता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे DNA प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे DNA प्रेजेंट होते हैं। और फूड वैक्यूल होता है, जो में खाना खाता है फूड वैक्यूल होता है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा भी होता है। तो कहीं प्लाज्मा लेमा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, वो सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा लेमा। ये क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। अब ये सूडोपोडिया आपने सुना होगा 9th क्लास में, जब अमीबा के पास फूड वैक्यूल आता है तो अमीबा अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उंगली जैसी आकृति, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बनाती है, जिससे फूड वैक्यूल को क्या करे, कैप्चर कर सके और उसको खा सके। तो
एमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही मूवमेंट करता है। अब उसने उंगली बनाई तो आगे तरफ वो घुटवन चल चल के क्राउल कर करके मूवमेंट करता है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, उन्होंने 2 उंगली बनाई, फिर उंगली से आगे सहारा लेके आगे आया, फिर उंगली उसने बड़ी करी, फिर सहारा लिया, फिर आगे वो आया। तो इस प्रकार क्या होता है, एमीबा आपका क्राउल कर करके तो मूवमेंट करता है। क्राउलिंग में हेल्प कौन करता है, उसकी वो आर्म्स करती हैं। स्यूडोपोडिया क्या हो गया यहाँ पे, इसकी आर्म की तरफ बिहेव करा। देखिए जरा यहाँ पे ये रहा आर्म्स ऑफ एमीबा विच हेल्प इन मूवमेंट। ये क्या होता है, आपका आर्म्स होता है एमीबा का जो मूवमेंट में हेल्प करता है। इसे यहाँ लगा देते हैं, यहाँ देखिए आर्म्स ऑफ एमीबा विच हेल्प इन मूवमेंट। जो सूडोपोडिया है वो एमीबा के आर्म्स है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो कह सकते हो आप लोग एमीबा मूवमेंट किसके हेल्प से करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से। उसके आर्म्स क्या है, सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि फूड वेहिकुलर कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। अब एमीबॉइड मूवमेंट तो आपका हो गया। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलियरी मूवमेंट होता है, एक फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। तो हम दोनों मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इस वीडियो के जो नोट्स है प्रिपेयर कर लो। जो आपको समझ में नहीं आया है वो अच्छे से समझ लो। जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख दो। वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करो और जितने लोग हैं उन सभी के पास शेयर करो, जिससे सभी के पेपर अच्छे से हो जाए और किसी को भी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आए। और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। तो पढ़ते रहो और सबको शेयर करते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।